हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास 10th के लिए फॉर द सेशन 23-24। सो दिस इज़ फर्स्ट एमसीक्यू। मैं यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये फिजिक्स पोर्शन से एमसीक्यू पूछा गया है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट्स इमेजेस। सो देखिए दोस्तों, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए हम इसमें थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, और वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। सो और जो इमेज जो है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे पहला ऑप्शन है एट डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं। अगर वी और यू सेम होगा तो इमेज सेम साइज की बनेगी। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है और बिहाइंड द मिरर बनाता है। और इमेज छोटी हमेशा बनेगी, बाकी इमेज की जो पोजीशन रहेगी वो यू के अकॉर्डिंगली वेरी करती रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वेरी करती रहेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मीन्स 14th क्वेश्चन जो कि फिजिक्स सेक्शन में पूछा गया है। लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर, इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस इज ड्यू टू। सो लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है इट गेट लाइक स्कैटर्ड बेसिकली, और on strikes on extremely fine particles so which deflect light rays in all possible directions। so ये जो हो रहा है ये basically हो रहा है because of scattering of light। scattering of light is the phenomenon in which light changes its direction because of the like striking on with some फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो ये जो लाइट का डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉसिबल डायरेक्शंस में, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये असर्शन रीजन है। देखिए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, एक कंपास नीडल करंट कैरिंग वायर के पास रखा है। डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। देखिए व्हेन वी इंक्रीज द करंट डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। सो यहाँ पर कंपास नीडल करंट कैरिंग वायर के पास है। करंट कैरिंग वायर भी एक तरह से मैग्नेट है स्टूडेंट्स। करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो करंट के इंक्रीज के साथ बढ़ती है। तो कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है और करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट है। तो जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल का वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा अगर आप करंट वायर में इंक्रीज करोगे। सो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड। तो जो असर्शन है ये सही नहीं है, असर्शन इज नॉट करेक्ट। और रीजन की बात करते हैं तो अभी असर्शन करेक्ट हुआ ही नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला या नॉट एक्सप्लेनेशन वाली तो बात यहाँ बनती नहीं है। असर्शन इज नॉट करेक्ट। रीजन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। सो देखिए लेट सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपसे कोई यहाँ पूछता है, यहाँ से लेट सपोज किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे, कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स उसका जो स्ट्रेंथ है, अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे, वायर में करंट को इंक्रीज करोगे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो विद द इंक्रीज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। आई होप 10th क्लास में जो करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसका पूरा एक्सप्रेशन तो नहीं होता है, बट इतना रहता है कि फील्ड करंट के इंक्रीज के साथ बढ़ेगी या घटेगी। सो करंट के इंक्रीज के साथ जो फील्ड है वो इंक्रीज करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एट विच यू आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं पॉइंट पी पर फील्ड निकाल रहा हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द करंट, पॉइंट पी पे फील्ड इंक्रीज करेगी, और अगर मैं बहुत दूर चला जाता हूँ तो फील्ड का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन इन द क्लास 10th level। इन द 12th level there is very exact or clear cut relation, but in 10th level this is the relation for a magnetic field produced to a current carrying conductor। so यहाँ पर रीजन जो है वो ट्रू है। मैं लिखूंगा रीजन ट्रू है, असर्शन जो है वो फॉल्स है। ये तीन जो है सिंगल आंसर और बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में दे के रखे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडियम आर गिवन बिलो। ए बी सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए गए हैं। रे ऑफ लाइट है जो ए से बी जाएगी, और अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। देखिए एक ए से बी जाएगा और एक बी से सी जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि कौन से केस में, दो ही केस हैं आपके पास, एक में आप ए से बी जाओगे और एक में आप बी से सी जाओगे। तो ये पूछ रहे हैं कौन से वाले केस में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो जब भी हम व्हेन रेज, बेसिकली रेज की बात है, व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम
rarer to denser medium, when rays travel from rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the नॉर्मल. तो जब भी रे आपका रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा. अब देखिए ए से बी में देखिए आप 1.6 से 1.8 की तरफ जा रहे हो आप रेयरर से डेंसर. अगर मैं ए से बी जाने की बात करूं तो मैं रेयरर से डेंसर जा रहा हूं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से केस में रेज नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी, तो मेरा आंसर रहेगा जब हम ए से बी जाएंगे, बिकॉज ए से बी हम रेयरर से डेंसर जा रहे हैं. और जब आप डेंसर से रेयरर जाओगे तो आप की रे जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से अवे जाएगी. तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ए टू बी. अगला है इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम. देखिए सेकंड मीडियम मतलब वो पहले जैसे ए से बी जा रही है तो सेकंड मीडियम हुआ बी, अगली बार बी से सी जा रही है तो इस केस के लिए सेकंड मीडियम हुआ सी. इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम. जब भी लाइट रे एक डेंसर से, जब भी राइट एक रे डेंसर से जाएगी रेयर में, डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा. तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस पूरे केस में तो कौन से केस में हमारी रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो वो जा रही है बी से सी. अगर वो बी से सी जाएगी तो बी का 1.8 है, सी का 1.5 है, तो बी से सी का मतलब हुआ डेंसर से रेयर. सो डेंसर से रेयर जाने पर रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाती है. तो आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज बी से सी. तो पहले का हुआ ए से बी और दूसरे का हुआ बी से सी. सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. और ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है. एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर. ओके, इसको हमने 3 पार्ट्स में कट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, और फिर उनको जोड़ दिया पैरेलल में. तो पैरेलल में जोड़ने के बाद उस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस को हमने R1 बोला है. तो हमसे R1 और R की रेशो पूछी जा रही है. देखिए एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R. ओके, इसको नोट कर लेते हैं. फिर हम इसके 3 टुकड़े करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे. एज वी नो दैट स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर मैं इस वायर के 3 इक्वल टुकड़े कर दूंगा तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस. तो हर एक टुकड़े की रेजिस्टेंस हो जाएगी R/3. 3 टुकड़े किए तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 R/3. फिर मैंने इन तीनों पोर्शंस को, इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया. आप जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, यहाँ मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ. देखिए मैंने पहले R था, 3 पार्ट्स में किया तो हर पार्ट्स का रेजिस्टेंस हो गया R/3. अब इनको पैरेलल में जोड़ा तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सभी आइडेंटिकल हैं. जब आइडेंटिकल हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक रेजिस्टेंस, जो इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस है वो है R/3, और जितने वो रेजिस्टेंस होते हैं उतने से डिवाइड कर लीजिए. तो आपको पैरेलल के केस में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. कब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है? जब सभी रेजिस्टेंसेज की वैल्यू सेम हो और वो पैरेलल में जुड़ रही हो. तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू उठा लीजिए और टोटल जितनी है उससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको डायरेक्ट पैरेलल का आंसर मिल जाएगा और वो आ जाएगा R/9. तो इन्होंने कहा है कि जब हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू को हमने R1 से डिनोट किया है. इट मीन्स मैं RP की जगह यहाँ R1 लिखूंगा. तो R1 की वैल्यू आई मेरे पास R/9. और लास्ट में इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है R1 और R की क्या रेशो है. तो R1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है R/9 अपॉन रेशो R के साथ लेने को कहा गया है. सो R के साथ रेशो ले लेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1:9. सो R1 अपॉन R की रेशो है 1:9. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से करें तो इजीली इसको स्कोर लिया जा सकता है. इसमें इसकी जो चॉइस है वो कुछ इस तरह से है. Refer to the image below and state how the magnetic field pattern indicates the region where the field is stronger outside the magnet. What happened to magnetic field? The current is being reversed. So basically एक solenoid है, हम इसमें करंट दे रहे हैं और इसके सराउंडिंग में वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कह रहे हैं कि इंडिकेट कीजिए रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है. स्टूडेंट्स जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहां पर होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन. और जहां पर दूर दूर की बात है, जहां फील्ड लाइंस दूर हो जाएंगी तो ये होगा वीक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज वीक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस. वेन एवर दे आर लाइक क्राउडेड इट शोज दैट कि इस रीजन में फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है. व्हेन फील्ड लाइंस आर वेरी फार अवे ये इंडिकेट करेगा वीक रीजन ऑफ फील्ड. तो पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरह से बन गया. व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज बीइंग रिवर्स्ड. तो जब हम करंट को रिवर्स कर देंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, दिस पोल इज नॉर्थ पोल एंड दिस पोल इज द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। तो वेन एवर वी रिवर्स द करंट तो ये पोल जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर है। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक्सप्लेन वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम का फॉर्मूला लिख देना है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिखना है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला रहता है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये जो मैं म्यू लिख रहा हूँ ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। कई जगह इसको एन भी लिखा होगा। सो एन का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो आप इसको इस फॉर्मूले की मदद से प्रूव कर देंगे, लाइक दिस 3 × 10⁸ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वी। सो दिस रेशो इज ऑलवेज ग्रेटर। वी जो है वो कम रहेगा, लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम रहेगी एयर या वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸, बाकी मीडियम्स में वो कम रहेगा। तो ये जो वी है आपका, ये हमेशा 3 × 10⁸ से कम रहेगा। तो इफ डिनोमिनेटर आपका छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी, इसीलिए एन या म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है इफ वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। इस प्लास्टिक ब्लॉक की तरफ देखिए, ये प्लास्टिक ब्लॉक है, एक रे आ रही है और ये एयर से आ रही है। दिस इज बाहर जो है वो एयर है और ये आपका प्लास्टिक का ब्लॉक है। गिव द रीजन व्हाई रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक। देखिए कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। हम जानते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन के अंदर कोई डेविएशन नहीं आ रही है। तो ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, या मैं कहूँ दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, कि अगर मीडियम सेम हो, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो तब भी डेविएशन नहीं होती है। दूसरा, जब भी आपका इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस हो, लाइक ये एयर है, मान लेते हैं प्लास्टिक बॉक्स है, तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस हो तो रे सिंपली उसी डायरेक्शन में मूव करती है, सिर्फ बदलाव उसकी स्पीड में आते हैं। तो यहाँ पर एक रे आता है तो ये बेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये जो इंसिडेंस हुआ है यहाँ पर, ये है स्टूडेंट्स नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा या कभी कोई क्वेश्चन आए कि रे बेंड नहीं कर रही है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मीन्स मैं कहूँ कि लाइक एक ही मीडियम में चल रही है लाइट, अदरवाइज यहाँ तो मीडियम अलग अलग है, एयर है, प्लास्टिक है, तो डेविएशन नहीं हुआ है, इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इस तरह से हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो ये जब यहाँ पहुंचेगी, इंसिडेंस हुआ है 40 डिग्री पर, तो जब ये बाहर आएगी प्लास्टिक ब्लॉक से, वापस एयर में आएगी, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। देखिए इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये था, प्रोपेगेशन तो ये था, लेकिन अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी। ये पहले इसने ऐसे जाना था नॉर्मल के साथ अगर मीडियम चेंज नहीं होता, बट ये अब एंटर कर रही है प्लास्टिक ब्लॉक से एयर में, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे कुछ इस तरह से। अगर मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, सो ये ऐसे चली जाएगी। अब दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। सो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ये इसके जाने की टेंडेंसी थी, बट रिफ्रैक्शन की वजह से मैं यहाँ फिर बना देता हूँ इसे, लाइक ऐसे कुछ है। सो ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब ये नॉर्मल से अवे, थोड़ा अवे बेंड करेंगे। सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बन गया हमारे पास, लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 31। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 32 नंबर की तरफ। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट 2 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का है। स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो जो लॉ है स्टूडेंट्स जो हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, वो है जूल्स लॉ। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जो हीट पैदा होता है एक सर्किट में करंट के फ्लो करने पर, वो रहता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी।
where I is the current flowing in the circuit, R is the resistance and T is the time for which current flows in the circuit. So this is the answer. आपको इतना ही लिखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और जूल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि दैट इट इज डिपेंडिंग ऑन स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो. सो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. अगला चलते हैं, और बाकी आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस पे कौन कौन से डिवाइसेस चलते हैं, जैसे कि हमारे हीटर है, उनकी कॉइल्स हैं, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करते हैं. सो दूसरा क्वेश्चन है, लीस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. सो ये रेजिस्टेंस है, तो पूछा गया है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है. रेजिस्टिविटी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है. तो ये सब आप लिख सकते हैं. अगर आप दो भी कोई रीजन लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा सैम्पल पेपर में लिखा गया है. दो रीजन लिखने पर फुल मार्क्स मिलेंगे. सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपके पास हो गया, इसके ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये इनवर्सली डिपेंड करता है, और साथ में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो आप वो भी लिख सकते हो. बट स्टिल टू रीजंस आर सफिशिएंट देयर, बट लाइक 10th क्लास में टेम्परेचर डिपेंडेंस जनरली है नहीं, तो बाकी अदरवाइज ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज कर सकता है और करता है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, और ये भी 3 मार्क्स का है. अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू मेन्स थ्रू अ 3 पिन प्लग, वेयर एज द इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ 2 पिन प्लग. सो देखिए, और उसने जो रिस्पॉन्ड किया है उसने अपना आंसर लिखा है लाइक 3 पिन कनेक्शंस रिड्यूस द हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स. सो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि मेटेलिक बॉडीज को क्यों जो है 3 पिन प्लग के थ्रू कनेक्ट किया जाता है मेंस के साथ, और इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विद अ 2 पिन प्लग. और उसने आंसर दिया है 3 पिन कनेक्शन जो है वो हीटिंग को कम करा देते हैं, घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट. सो हम जो कहेंगे इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो इनकरेक्ट है. देखिए, जो मेटेलिक बॉडीज़ होती हैं, जो आपका कोई अप्लायंस है जो मेटेलिक बॉडी है, तो वहाँ पर आपको वायर्स देखने को मिलेंगी, लाइव वायर आपको देखने को मिलेगा, न्यूट्रल वायर, और आपको तीसरा वायर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अर्थ वायर. जैसे ये मान लीजिए कोई एक मेटेलिक बॉडी है आपके पास, कोई अप्लायंस है, अगर कोई फॉल्टी कनेक्शन हो जाए या मींस इंसुलेशन ख़राब हो जाए, और लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है अगर वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपकी मेटेलिक बॉडी के ऊपर कुछ अगर चार्ज का लीकेज हो जाता है, सो मेटेलिक बॉडी के ऊपर आ जाएगा करंट. सो बेसिकली अगर आप उस मेटेलिक बॉडी को टच कर देते हो, तो आपकी बॉडी बेसिकली प्रोवाइड करेगी इजी पाथ, और आपकी बॉडी में से करंट जो है वो अर्थ को जाएगा. अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो अर्थ को चला जाएगा, तो उससे आदमी की जो है वो डेथ भी हो सकती है. तो अगर आपने जो तीसरी वायर लगा के रखी है जिसका नाम है अर्थ वायर, अर्थिंग करके रखा है, मींस इस इधर इंस्ट्रूमेंट में जो अर्थ वायर लगा के रखा है, तो अगर कोई लीकेज ऑफ चार्ज होता है जो कि मेटेलिक बॉडी के सरफेस पे आएगा, अगर लाइव वायर और इंसुलेशन न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन में दिक्कत है, कोई लीकेज है कुछ, तो उस केस में वो जो लीकेज ऑफ चार्ज है वो चार्ज आपकी बॉडी में से अर्थ को नहीं जाएगा, वो अर्थ वायर में से जो है अर्थ को चला जाएगा. तो बेसिकली इसीलिए वो आपके पास मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेन थ्रू अ 3 पिन प्लग. सो अगर लाइक अर्थ वायर नहीं होगी, और इफ देर इज एनी लीकेज ऑफ द करंट देयर और लीकेज ऑफ चार्ज देयर, सो बेसिकली आपके टच करने पर वो करंट आप में से अर्थ को जाएगा. तो आपके पास अगर अर्थ वायर रहेगा, सो अर्थ वायर एक वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से लीकेज ऑफ चार्ज जो कि मेटेलिक बॉडी के सरफेस पर हो सकता है, वो अर्थ वायर में से होता हुआ अर्थ हो जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा. तो इसीलिए वहाँ पर वो 3 पिन प्लग लगाया गया है, ना कि ये रीज़न की वजह से कि 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग. सो इट इज़ नॉट रिलेवेंट. सो उसका आंसर जो है वो गलत है, और ये जो आपको कहा गया ये इसकी जस्टिफिकेशन है. अगला है, फ्यूज़ का क्या फंक्शन रहता है. सो फ्यूज़ जो है वो सर्किट में सीरीज़ में लगता है जब भी करंट जो है रेटेड वैल्यू से, जो भी रेटेड वैल्यू रहेगा किसी सर्किट के लिए, अगर करंट जो है रेटेड वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाता है, तो फ्यूज़ वायर हीटअप होके मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को एक ओपन सर्किट बना देगा, और आपके बाकी अप्लाइंसेस और घर को सेव कर लेगा. तो फ्यूज़ का फंक्शन क्या है डोमेस्टिक सर्किट में, जब भी करंट रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू से आएगा, तो वो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट कर जाएगा, और देन मेल्ट करने के बाद वो सर्किट को वहाँ पर ब्रेक करेगा, और आपका जो सर्किट है वो एक ओपन सर्किट बन जाएगा, ताकि आपका फर्दर जो पूरे घर का सर्किट है वो बच पाए. सो फ्यूज़ जो है वो अपना बलिदान दे रहा है जब भी कोई एक्सेस और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट
रेटेड वैल्यू से ज़्यादा सर्किट के अंदर आता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 33। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, और ये बन रहा है 5 नंबर का, चॉइस भी इसमें आपको दे के रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, अबव इमेज शो अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लेंस, ऑब्वियसली आप इसे कर लेंगे आराम से, ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो 1 मार्क्स आपका यहाँ बन गया। If real image is to be found by this lens at a distance of 7 मीटर from the optical center, where should the object be placed? तो ये लेंस है, इक्वेशन लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स है, तो बाई साइन कन्वेंशन +5 इसकी फोकल लेंथ लिखी जाएगी, मीटर में दे के रखी है, एज इट इज लिख लेंगे। अब इसने कहा है कि इसने इमेज बनाई है, कैसी बनाई है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई है। देखिए रियल और इन्वर्टेड इमेज इस तरफ बनाएगा, इस तरफ इस साइड में ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, मैं टिक कर लेता हूँ, इस साइड में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो रियल इन्वर्टेड इमेज लाइक यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में कहीं ऑब्जेक्ट होगा, आगे कहीं रियल इमेज बनेगा। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो है अपने पास 7। सो रेज की डायरेक्शन में ही आपको मेजरमेंट करना है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस का। तो v जो है आपका इस क्वेश्चन में रहेगा पॉजिटिव, +7 रहेगा। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 7 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5। यू आपको निकालना है, साइन पुट नहीं करना है। सो ये बन जाएगा 1/7 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/u। 35 एलसीएम आ जाएगा, 7×5 = 35 होगा, और आपके पास 5×7 ये हो जाएगा 1/u। सो इट इज़ -2/35 इज इक्वल टू 1/u। सो यहाँ से मैं u निकाल लूँगा, u की वैल्यू आ जाएगी -35/2 यानी कि 17.5 विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। सो -17.5 इज द पोजीशन। ओके, सो आगे दूसरा पार्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा। रियल इमेजेस जो बनाते हैं, हमारे लेंस जो बनाते हैं, उनका जो साइन है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। आगे की तरफ इस तरफ इमेज बनेगी तो उसका जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। आगे इसका रे डायग्राम आपको बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लेंस ले लीजिए इस तरह से, और यह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। फोकल लेंथ आपकी 7 है, तो मान लीजिए ये फोकल लेंथ है f, तो 2f 14 हो जाएगा, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट से 2f से भी पीछे है 17.5। तो आप यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने निकाल लिया है, उसे आप लिख सकते हो 17.5। सो यहाँ से एक रे भेजिए पैरेलल, पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जो पास होगी वो फोकस में से पास होगी, इसे पास कर दीजिए। एक रे भेजिए आप यहाँ से सीधे ऑप्टिकल सेंटर में से, ये सीधी शिफ्ट सीधी पास हो जाएगी, बिना बेंडिंग के पास हो जाएगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द थिन लेंस। थिन लेंस के केस में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास हो जाती है, और यहाँ जहाँ दोनों मीट करेंगी वहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। और ऑब्वियसली जो इमेज बनेगी वो एक छोटी इमेज बनेगी, क्योंकि आप देखिए आपका u जो है वो -17.5 है, और आपका जो v है वो क्वेश्चन में दिया था, आई थिंक ये दिया था 7 दिया था, क्वेश्चन में 7 दिया है, ऑब्वियसली हमने यूज़ भी किया है यहाँ पर। तो v कम है और u ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड रहता है और फॉर्मूला रहता है v/u। सो v छोटा है, u ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन कम आएगी हमारे पास, इमेज हमारी छोटी बनेगी। सो इस तरह से आप इसका रे डायग्राम सिंपली बना सकते हैं। सो एक रे आपने पैरेलली भेजना है, फोकस में से पास कराना है, यहाँ जहाँ दोनों मीट करेंगी वहाँ पर इसकी इमेज बन जाएंगी। आपने निकाल के रखा है, इमेज डिस्टेंस जो है आपका 7 मीटर है। इस तरह से ये रे डायग्राम आप बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, इसके चॉइस जो अपने क्वेश्चन देके रखा है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कॉनकेव मिरर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, मिरर कॉनकेव है, फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी 20, और मैं उसको लिखूंगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉनकेव मिरर का नेगेटिव फोकल लेंथ आएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, आप इसे लिख लेंगे, आपसे वी पूछा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, करने से पहले आपको आंसर्स पता होने चाहिए कि क्या आ सकते हैं, क्या आएंगे। वो कैसे है कि देखिए फोकल लेंथ है -20, और ऑब्जेक्ट रखी है -5 पर, तो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा जो है एक बड़ी इमेज बनाता है, एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, पहला क्वेश्चन यही है, इमेज की पोजीशन निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u 1/f। वी आपको निकालना है, u की वैल्यू आप भरेंगे -5, और फोकल लेंथ की भरेंगे -20। v आ जाएगा -1/20 और +1/5। सो 20 इज योर एलसीएम, सो इट इज -1, 5 4 ज़ा 20, सो इट इज़ 4। तो ये आ जाएगा 3/20। तो ये सॉल्व करने पर उल्टा करना पड़ेगा, 1/v है, सो v का आंसर आएगा 20/3। ऑब्वियसली v पॉजिटिव आया है, सो इट इज़ बेसिकली अ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और ये बनी है बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर का केस चल रहा है, आखिर वाला केस चल रहा है, लास्ट वाला। अगला है साइज ऑफ इमेज।
तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए। मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू, या मैं इसे लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सब कुछ है अपने पास और हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। माइनस वी, ये फॉर्मूले में माइनस है, वी की वैल्यू आपके पास 20/3 है, प्लस की 20/3 है, फॉर्मूले में माइनस है, इंटू यू, नीचे यू है तो मैंने इसे 20/3 सीधे लिख दिया। यू कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास यू था 5, पर उसका साइन लगाएंगे तो लिखेंगे -5, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया था 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है, 10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कट गए यहाँ पर आपस में, 5×4 = 20, तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ रहा है, इट इज़ लाइक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई थिंक 10 सेंटीमीटर ही था। अपने पास v की जो वैल्यू है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर v की वैल्यू, हाँ ठीक ही वैल्यू, 1 मिनट, v की वैल्यू मैं अगेन फिर से पुट कर लेता हूँ इसे। मैंने v की वैल्यू ठीक ही पुट किया था। सो v का जो वैल्यू है वो था, फिर पुट करते हैं, माइनस, फॉर्मूले में है और v का वैल्यू था 20/3, और u का जो वैल्यू था क्वेश्चन में वो था -5। हाइट ऑफ इमेज निकालना था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 10, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे, 5×4 = 20, सो इट इज़ 40/3। सो हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है अपने पास वो आ रही है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ 40/3। सो दिस इज़ द height of image in this question. I hope this is v was 20/3, u was -5, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 10 सेंटीमीटर ही है। सो हाइट ऑफ इमेज इज 40/3, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मेंशन्ड इन द पार्ट 1। तो रे डायग्राम बनाना है, कॉनकेव मिरर आप बनाएंगे, दिस इज द कॉनकेव मिरर, और आपको ये शो करना है। देखिए वर्चुअल इमेज बना है आपके पास पार्ट ए में, और आपका ऑब्जेक्ट फोकस से अंदर है, ये रख लीजिए ऑब्जेक्ट को। ओके, कैसे बनेगा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट रख लिया, एक रे भेजा आपने पैरेलल, सो पैरेलल रे लाइक रिफ्लेक्शन के बाद आपने इसको पास करना है फोकस में से। लेट सपोज ये फोकस, मान लेता हूँ मैं ये फोकस है, और एक रे आप भेज दीजिए पोल पे डायरेक्टली, वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये मीट नहीं कर पाएंगे, मैं इन्हें बैक प्रोड्यूस करूंगा दोनों को, और कहीं पीछे जाके इमेज बना दूंगा, एक एनलार्ज इमेज बना दूंगा। सो ये इस केस का रे डायग्राम हो जाएगा। सो आई होप आप इस रे डायग्राम को समझ पा रहे हैं, दो रेज की आप मदद लेंगे और रे डायग्राम इजीली प्लॉट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो है वो डोमेस्टिक सर्किट से है, सो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो देखिए ये सेल्स लगे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज है, और विनीता एंड अहमद डेमोस्ट्रेटेड circuit that operates two headlights and two side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following question। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 यहाँ करके लिख रखा हुआ है, 3 2 और एक 1। स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। देखिए जब ये स्विच है आपका, जब आप इस स्विच को सिर्फ दो के साथ जोड़ेंगे, सिर्फ दो के साथ, ध्यान से देखिएगा, व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 के साथ, दो के साथ जब आप जोड़ोगे, देखिए तीसरा जो है वो कनेक्टेड नहीं हुआ है, तो तीसरा कनेक्टेड नहीं हुआ, तीसरे के साथ जुड़ने वाले थे ये 4 और 4। तो जब आप पोजीशन 2 के साथ जोड़ेंगे तो जो सर्किट का पार्ट बनेंगे, क्लोज सर्किट का पार्ट बनेंगे, वो बनेंगे 12 और 12। तो जब आप स्विच को 2 पोजीशन से जोड़ेंगे तो जो सर्किट में आएंगे वो आएंगे 12 ओम, एंड ये दूसरा 12 ओम, तो ये ही ऑन हो पाएंगे वहाँ पर। और अगर आप इस स्विच को सिर्फ 3 के साथ जोड़ेंगे, बाकियों के साथ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 3 के साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो उस केस में ये 12 और 12 सर्किट से बाहर हो जाएंगे, ये ओपन सर्किट का पार्ट रहेंगे। लेकिन जब आप 3 से जोड़ेंगे तो ये सर्किट में कनेक्टेड रहेंगे, 4 और 4। सो उस केस में आपका 4 ओम और 4 ओम के बल्ब जो हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा क्लोज सर्किट का पार्ट है। देखिए दो के साथ जोड़ोगे आप, मैं एक बार फिर आपको ये सर्किट दिखा देता हूँ। अगर आप सिंपली इस ए स्विच को 3 के पास ले जाएंगे तो 2 कनेक्ट नहीं होगा, ये 2 टर्मिनल कनेक्ट नहीं होगा, 12 12 ओम बाहर हो जाएंगे। अगर आप इसको 2 के साथ जोड़ोगे तो फिर ये नहीं कनेक्ट होंगे, तो ये बाहर हो जाएंगे। तो पोजीशन 2 पे जोड़ने पर 12 12 सर्किट का पार्ट है ये ऑन हो जाएंगे, और 4 4 जो है ऑन नहीं होंगे। जब आप ए स्विच को 3 पे लेके जाएंगे तो आपके 4 4 कनेक्ट हो जाएंगे, 12 12 कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट।
सो जब ये ऑन हो जाएंगे तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि इनके अक्रॉस क्या वोल्टेज रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सप्लाई आप देख रहे हैं वो 12 वोल्ट की है। ये जो 4 ओम और 4 ओम के बल्ब्स हैं, या मैं 12-12 ओम के बल्ब्स की बात करता हूँ, जब ये जलेंगे तो ये 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर एक 4 ओम को 12 वोल्ट मिलेगा तो इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा। जब ये दोनों जलेंगे, 12-12 वाले जलेंगे, तो ये दो भी आपस में पैरेलल हैं, तो इनके क्रॉस भी वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा और इसके क्रॉस भी वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आप ऐसे जोड़ देंगे स्विच के साथ इस टू टर्मिनल को, तो अब इस 12 ओम और इस 12 ओम को देखिए ध्यान से, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। सिंपल ऐसा सर्किट है। ये आपके बल्ब्स हो गए इस तरह से, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस 12-12 वोल्ट आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 वोल्ट ईच। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट व्हेन इन ईच लैम्प व्हेन लिट। तो जब ये जलेंगे तो क्या करंट आने वाला है। सो हम यहाँ से सिंपली ओम्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ओम्स लॉ से जो इक्वेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी यूटिलाइजेशन हम रेजिस्टेंस को निकालने के लिए करते हैं, V इक्वल टू आई आर। सो लाइक 12 ओम वाले की बात करें तो हमने देख लिया कि इन सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, 12। जब ये जलेंगे तो 12 रहेगी, तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज इज 12। और अगर मैं 12 ओम वाले की बात कर रहा हूँ तो मैं रेजिस्टेंस की जगह 12 लिखूंगा, तो आंसर मेरे पास 1 एम्पियर आ जाएगा। सो यहाँ इस पार्ट का आंसर है 1 एम्पियर। और अगर बी पार्ट में 4 ओम वाले की बात की जाए कि इसके अक्रॉस कितना करंट है, अगेन ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, मीन्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो इसके अक्रॉस भी 12 रहेगा और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 4 है। सो 3 एम्पियर का करंट आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस ए पार्ट एज वेल एज फॉर बी। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके चॉइस की तरफ, जो इस तरह से है। शो विद कैलकुलेशंस विच टाइप ऑफ लैम्प हैज़ द हायर पावर। सो वी कैन सी दैट हायर पावर कंजप्शन और द पावर देयर। सो यहाँ पर देखिए एक 4 ओम का है, एक 12 ओम का है। जब 4 ओम वाले जलेंगे तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाला है वो रहने वाला है 12। और जब ये 12 ओम वाले जलेंगे तो उनके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रहने वाला है, 12। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप स्विच ए को कौन से टर्मिनल से जोड़ रहे हो, 2 से जोड़ रहे हो या 3 से जोड़ रहे हो। मान लीजिए आपने 2 से जोड़ा होगा तो 12-12 वाले काम कर रहे होंगे, 12 ओम वालों के अक्रॉस 12 वोल्ट आएगा। और अगर आपने 3 के साथ स्विच को जोड़ा होगा तो आपका 4 ओम वाला जो बल्ब्स हैं वो सर्किट में जुड़ जाएंगे। पर दोनों ही केसेस में दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 12। पावर का एक्सप्रेशन लाइक आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या सिंपली वी स्क्वायर अपॉन आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मुझे 4 ओम वाले के क्रॉस पावर निकालना है, सो वोल्टेज इज लाइक सिंपली 12 इंटू 12। सो और रेजिस्टेंस उसकी 4 है, सो इट इज़ 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 36 वॉट आ जाएगा फॉर दिस 4 ओम। और अगर 12 ओम के क्रॉस मुझे पावर पूछी जा रही है, सो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर वही रहेगा 12-12, और 12 ओम वाले की रेजिस्टेंस नीचे भरी जाएगी, आर की जगह भरा जाएगा 12। सो ये यहाँ पर कट जाएगा। सो 12 वॉट आंसर अपने पास आ जाएगा। सो हायर पावर का आंसर रहेगा 4 ओम। सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये था आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर। सो आप एनालाइज कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं इसमें से। सो यही स्टैंडर्ड आपके फाइनल पेपर का भी रहने वाला है। इस तरह का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।